8,69,000 करोड़ रुपए। अगर हम इस रकम को सिर्फ इमेजिन करने की कोशिश करें तो शायद दिमाग सुन्न हो जाए। इतनी बड़ी रकम का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और ये हमारे देश में आधुनिक जल जीवन मिशन का बजट है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा शहर है जहां आज भी लोग 400 साल पुरानी, बिना बिजली और बिना किसी आधुनिक पंप के चलने वाली एक भूमिगत जल प्रणाली का पानी पी रहे हैं। अरे वाह, 400 साल पुरानी। हाँ, मतलब 1615 में मुगलों द्वारा बनाया गया वो ढांचा आज के 8 लाख करोड़ के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सीधा चुनौती दे रहा है। देखिए, ये कॉन्ट्रास्ट सच में चौंकाने वाला है। मतलब एक तरफ हम भविष्य की ओर बिल्कुल अंधी दौड़ लगा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा ही अतीत हमें बता रहा है कि शायद हम कुछ बहुत बुनियादी चीजें पीछे छोड़ आए हैं। सही कहा। और आज के इस डीप डाइव में हम इसी कश्मकश को, इसी ट्रांजिशन को डिकोड करने वाले हैं। आज हमारी टेबल पर जो स्रोत हैं, जिनमें AFIS के कुछ बेहद मारक विश्लेषणात्मक लेख हैं और द इंडियन एक्सप्रेस के व्यक्तिगत और ऐतिहासिक आर्टिकल शामिल हैं। और ये सब मिलकर एक बहुत ही गहरी कहानी कह रहे हैं। एग्जैक्टली। एक ऐसी कहानी जहां भारत पुरानी व्यवस्थाओं और नई हकीकतों के बीच एक गहरा ट्रांजिशन कर रहा है। आज के इस गहन चर्चा में हम स्कूलों की किताबों में हो रहे बदलावों से लेकर देश की राजनीतिक सत्ता के संभावित बंटवारे, बुरहानपुर के उस 400 साल पुराने जल प्रबंधन कूटनीति की कड़वी सच्चाइयों और अंततः जीवन और मृत्यु की गरिमा तक जाएंगे। तो काफी कुछ है आज चर्चा करने के लिए। बिल्कुल है। तो चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं और शुरुआत करते हैं उस जगह से जहां से ये सब शुरू होता है, यानी वो जगह जहां भविष्य के नागरिकों का दिमाग गढ़ा जाता है, हमारे स्कूल। स्कूलों और पाठ्य पुस्तकों का जो मुद्दा है ना, वो हमेशा से बहुत संवेदनशील रहा है। अफयाज का जो संपादकीय हम देख रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया निर्देश से शुरू होता है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिन लेखकों ने न्यायपालिका की आलोचना की है, उन्हें NCERT की पाठ्य पुस्तक निर्माण टीम से हटाया जाए। अच्छा। हाँ, और इसके साथ ही न्यायपालिका से जुड़े किसी भी अध्याय को अंतिम रूप देने से पहले एक वरिष्ठ जज द्वारा उसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, मैं इस पूरी प्रक्रिया को ना एक एनालॉजी से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बताइए। अगर हम मान लें कि पाठ्य पुस्तकें आने वाली पीढ़ी के दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम या OS होती हैं। दिलचस्प है। अब न्यायपालिका कह रही है कि इस OS के जिस हिस्से में हमारा जिक्र है, उस कोड को हम खुद चेक करेंगे ताकि कोई बग या वायरस न रह जाए, कोई नकारात्मक छवि न बने। लेकिन जो संपादकीय हमने पढ़ा, वो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। और वो सवाल ये है कि अगर आप सिस्टम के एक हिस्से का ऑडिट कर रहे हैं, तो बाकी सिस्टम का क्या? बिल्कुल। यही इस लेख का मुख्य तर्क है। श्रोताओं के लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि संपादकीय सवाल उठाता है कि निष्पक्षता का पैमाना सिर्फ एक विषय तक सीमित क्यों रहे। सही बात है। लेख में इतिहास और समाज विज्ञान की किताबों का उदाहरण दिया गया है। मतलब एक समय था जब मकाले की शिक्षा नीति की यह कहकर आलोचना की जाती थी कि ये पूरी तरह से पश्चिमी है और भारतीय परंपराओं को नजरअंदाज करती है, राइट? बिल्कुल। लेकिन अब जो नया पैच अपडेट इस OS में डाला जा रहा है, लेख के अनुसार वो भी एक तरफा हो सकता है। हम यहाँ सिर्फ स्रोत में दी गई बातों का विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, और लेख में दिए गए उदाहरण काफी स्पष्ट भी हैं। जैसे भूगोल की किताब का जिक्र है। अब देखिए, भूगोल एक विशुद्ध विज्ञान है, लेकिन कक्षा 7 की किताब में भारतीय भूभाग को एक दैवीय स्त्री शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। या फिर सौर ऊर्जा जैसे वैज्ञानिक अध्याय में सूर्य को अर्घ देने की वैदिक परंपराओं को शामिल किया गया है। और इतिहास के मामले में ये और भी जटिल हो जाता है। कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब का हवाला देते हुए स्रोत बताता है कि कैसे मुस्लिम शासकों को मुख्य रूप से क्रूर और दमनकारी चित्रित किया गया है, जबकि हिंदू राजाओं को दयालु व रक्षक के रूप में। तो यहाँ संपादकीय का पॉइंट क्या है? लेख का जो मूल बिंदु है वो ये नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। मूल बिंदु ये है कि अगर न्यायपालिका की गरिमा को बचाने के लिए एक वरिष्ठ जज की निष्पक्षता चाहिए, तो इतिहास को पूर्वाग्रहों से बचाने के लिए वही निष्पक्षता क्यों नहीं अपनाई जा रही? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है, क्योंकि अंततः हम ये ऑपरेटिंग सिस्टम किस हार्डवेयर में इंस्टॉल कर रहे हैं? हम इसे देश के युवाओं में डाल रहे हैं। बिल्कुल। और अगर कोड में ही कोई पूर्वाग्रह होगा तो आउटपुट भी तो वैसा ही निकलेगा ना। एग्जैक्टली। और वो आउटपुट ही देश का भविष्य तय करेगा, क्योंकि जनांग सांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक्स के मामले में
हम एक अभूतपूर्व स्थिति में हैं। हमारे स्रोत के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो भारत की 2/3 आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। और 2026-27 के बजट दस्तावेजों में एक लाइन है जिसने मेरा ध्यान बहुत खींचा। क्या लाइन थी? इसमें युवाओं को सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि भविष्य का निर्माणकर्ता कहा गया है। अरे वाह, शब्द तो बहुत भारी हैं। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असली सवाल जो मैं खुद से पूछ रहा हूं वो ये है कि क्या हम इन निर्माणकर्ताओं को सही औजार दे रहे हैं? अगर हम स्रोतों को देखें तो उसी दिशा में कुछ दिलचस्प कदम उठाए गए हैं। बजट में डिजिटल और क्रिएटिव इकोनॉमी पर भारी फोकस है। 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में एनिमेशन, VFX, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए कंटेंट क्रिएटर लैब बनाने का प्रस्ताव है। लेकिन जरा रुकिए, मुझे यहाँ एक बात समझनी है। हम अक्सर स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं और फिर वो योजनाएं जमीन पर दम तोड़ देती हैं। ये तो होता है। तो एक Tier 2 या Tier 3 शहर में VFX लैब खोलने से वास्तव में क्या बदलने वाला है? यहाँ जो मैकेनिज्म काम करेगा उसे समझना जरूरी है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो अब तक हमारी शिक्षा और उद्योग की जरूरतों के बीच एक बहुत गहरी खाई रही है। हाँ, इंडस्ट्री को जो चाहिए वो कॉलेज नहीं पढ़ा रहे। बिल्कुल। तो Tier 2 शहरों में इन लैब्स को बनाना और कौशल विकास के बजट में 62% की वृद्धि करने का सीधा सा मतलब है पलायन को रोकना। अच्छा, मतलब माइग्रेशन को रोकना। हाँ, अगर किसी छोटे शहर के युवा को वहीं पर ग्लोबल स्टैंडर्ड की गेमिंग डिजाइनिंग या सेमीकंडक्टर से जुड़ी ट्रेनिंग मिल जाए तो उसे काम के लिए दिल्ली या बेंगलुरु भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात मुझे समझ आ रही है। अगर स्रोत में जिक्र की गई एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज समिति वाकई काम करती है तो हम सिर्फ एक सस्ती लेबर फोर्स नहीं बना रहे होंगे। बिल्कुल नहीं, बल्कि वेल्थ क्रिएटर्स तैयार करेंगे। हाँ, और इससे उन 5 नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप का कॉन्सेप्ट भी जुड़ता है जो औद्योगिक क्षेत्रों के ठीक बगल में बनेंगी। मतलब आप जहां पढ़ रहे हैं इंडस्ट्री ठीक आपके सामने है। सही कहा। लेकिन यहाँ ना एक बहुत बड़ा जनसांख्यिकीय पेंच भी है। वो क्या? युवाओं की यह विशाल आबादी पूरे देश में एक समान रूप से नहीं बनती है। ये आबादी उत्तर भारत में बहुत तेजी से बढ़ रही है, जबकि दक्षिण भारत में ये स्थिर हो चुकी है या घट रही है। ओह, और यहीं से हम उस मुद्दे पर आते हैं जो शायद आने वाले कुछ सालों में भारत की राजनीति का सबसे बड़ा भूकंप साबित हो सकता है। आप परिसीमन की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, परिसीमन या डीलिमिटेशन। मुझे लगता है इस विषय को समझे बिना हम आज के भारत को नहीं समझ सकते। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। 2026 में लोकसभा सीटों के पुनर्निर्धारण पर लगी रोक हटने वाली है। फिलहाल हमारी संसद की सीटें 1971 की जनगणना पर आधारित हैं। और इसका एक ऐतिहासिक कारण था, राइट? हाँ, उस वक्त तय किया गया था कि जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण के राष्ट्रीय लक्ष्य में सहयोग कर रहे हैं उन्हें संसद में अपनी सीटें कम होने का नुकसान न उठाना पड़े। और दक्षिण भारत के राज्यों ने, जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, उन्होंने ठीक यही किया। बिल्कुल, उन्होंने शिक्षा में निवेश किया, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की और अपनी जनसंख्या को कंट्रोल किया। जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में आबादी बेतहाशा बढ़ती रही। अगर मैं इसे अपने उस ग्रुप प्रोजेक्ट वाली एनालॉजी से समझाऊं, हाँ बताइए। तो ये ऐसा है कि पूरे देश का एक ग्रुप प्रोजेक्ट था। दक्षिण भारत ने सबसे ज्यादा मेहनत की, सारा काम सही समय पर किया, और अब टीचर कह रहा है कि तुम्हें सबसे कम नंबर मिलेंगे क्योंकि तुम्हारी संख्या कम है। ये एनालॉजी स्थिति की गंभीरता को बहुत सटीक ढंग से पकड़ती है। अगर 2026 के बाद विशुद्ध रूप से सिर्फ एक व्यक्ति एक वोट और वर्तमान जनसंख्या के आधार पर सीटें तय कर दी गईं, तो दक्षिण भारत का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बुरी तरह घट जाएगा। मतलब उनकी सफलता ही उनके लिए सजा बन जाएगी। एग्जैक्टली। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि भारत का संघीय ढांचा कैसे बचेगा। लेकिन अगर हम उत्तर भारत के एक नागरिक के नजरिए से देखें तो उनका तर्क भी तो अपनी जगह सही है। वो कैसे? वो कह सकते हैं कि हमारे एक सांसद को 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करना पड़ रहा है, जबकि दक्षिण में एक सांसद 10 लाख का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये तो लोकतांत्रिक नहीं है ना। हाँ, हर वोट की कीमत बराबर होनी चाहिए। तो इस डेडलॉक का समाधान क्या है फिर? स्रोत में इसके 2 बहुत ही व्यावहारिक समाधानों पर चर्चा की गई है। पहला ये है कि लोकसभा की कुल सीटों की संख्या ही बढ़ा दी जाए। अच्छा, मतलब सीटें बढ़ा दें? हाँ, मान लीजिए आज 543 सीटें, तो उन्हें बढ़ाकर 800 से ज्यादा कर दिया जाए। इससे उत्तर भारत को उनकी बढ़ती आबादी के हिसाब से नई सीटें मिल जाएंगी, लेकिन दक्षिण भारत के किसी भी राज्य की मौजूदा सीटें कम नहीं होंगी। उनका जो नंबर है वो बरकरार रहेगा।
लेकिन प्रतिशत के हिसाब से तो संसद में दक्षिण की आवाज फिर भी कमजोर हो जाएगी ना। और इसीलिए दूसरा समाधान बहुत क्रिटिकल है। समाधान ये है कि राज्यसभा को बहुत ज्यादा ताकतवर बना दिया जाए। वो कैसे? वर्तमान में वित्त विधेयक जैसे कई मामलों में राज्यसभा के पास ज्यादा शक्तियां नहीं है। अगर राज्यसभा को राज्यों के अधिकारों से जुड़े मामलों में वीटो पावर दे दी जाए तो वो एक असली बैलेंसिंग फोर्स बन सकती है। अच्छा, मतलब लोकसभा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगी। हाँ। और राज्यसभा राज्यों की समानता का। बिल्कुल सही समझे। लेकिन अगर राज्यसभा के पास वीटो पावर आ गई तो क्या इससे हर कानून अटक नहीं जाएगा? मतलब अगर दक्षिण के राज्यों को कोई बात पसंद नहीं आई तो वे हर बिल को ब्लॉक कर देंगे? ये एक जायज डर है, लेकिन वीटो पावर का मतलब काम रोकना नहीं बल्कि सहमति बनाने के लिए मजबूर करना होता है। ये बहुसंख्यकवाद को रोकने का एक टूल है। तो सरकार को पहले से ही बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, इससे हमारा संघीय ढांचा मजबूत ही होगा। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। प्रतिनिधित्व का ये पूरा संघर्ष असल में सिर्फ कुर्सियों का नहीं है, बल्कि इस बात का है कि देश के संसाधनों पर किसका कितना अधिकार होगा। सही बात है। और जब हम बुनियादी संसाधनों की बात करते हैं तो हम अपनी चर्चा की उस शुरुआत पर लौट आते हैं। पानी। जल जीवन मिशन या JJM 2.0 सरकार ने इसे 2028 तक बढ़ा दिया है। हाँ, और 8.69 लाख करोड़ रुपए का ये बजट कोई छोटी रकम नहीं है। बिल्कुल नहीं। आंकड़े बताते हैं कि 2019 में जहां सिर्फ 17% ग्रामीण घरों में नल से पानी आता था, वहीं आज ये आंकड़ा 81% को पार कर गया है। करीब 15.8 करोड़ परिवारों तक पाइप पहुंच चुके हैं। और स्रोत ये भी बताते हैं कि इन जल स्रोतों की निगरानी के लिए सुजलाम भारत नाम की एक डिजिटल ID बनाई जा रही है। सब कुछ बहुत हाईटेक लग रहा है ना? लग तो रहा है, लेकिन एक्सप्रेस के उस लेख ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया, क्योंकि असल तस्वीर कुछ और ही है। असल तस्वीर ये है कि पाइप बिछा देना और नल लगा देना इंफ्रास्ट्रक्चर का सिर्फ एक हिस्सा है। पाइप में पानी कहाँ से आएगा? आज भी ग्रामीण भारत में 85% पेयजल और 60% सिंचाई के लिए हम सीधे जमीन के नीचे से पानी खींच रहे हैं, यानी ग्राउंड वाटर। और हम इसे इतनी तेजी से खींच रहे हैं कि धरती के नीचे वैक्यूम बनता जा रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बड़ी समस्या उसका रखरखाव है। बिल्कुल, लीकेज, बिजली की कमी और सूखते बोरवेल। और यहीं पर इंडियन एक्सप्रेस का वो व्यक्तिगत लेख एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन तीखा सबक लेकर आता है। लेखिका अपनी एक पारिवारिक शोक सभा के लिए मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर लौटती हैं। और वहां उनका सामना उस शहर के पानी से होता है। बुरहानपुर का पानी। लेखिका ने जिस तरह से उस पानी के स्वाद का जिक्र किया है वो सिर्फ एक याद नहीं है, वो एक इंजीनियरिंग चमत्कार का प्रमाण है। बिल्कुल है। बुरहानपुर के कई हिस्सों में आज भी मुगलों द्वारा 1615 में बनाई गई भूमिगत जल प्रणाली काम कर रही है, जिसे खूनी भंडारा कहा जाता है। मैं इस सिस्टम के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ रहा था और ये सच में हैरान करने वाला है। ये कोई साधारण कुआं नहीं है। तो क्या है ये? सतपुड़ा की पहाड़ियों की तलहटी में जमीन के नीचे प्राकृतिक जल स्रोतों को इंटरसेप्ट करके ढलान के जरिए पानी को पूरे शहर तक पहुंचाया जाता है, और 400 साल बाद भी ये काम कर रहा है। यही तो फर्क है। आज हम कंक्रीट और प्लास्टिक के पाइपों पर 8 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं, जो शायद 50 साल भी ना टिके। मुगलों ने उस समय के ज्ञान और प्रकृति के ढलान का इस्तेमाल किया और एक ऐसा टिकाऊ ढांचा खड़ा किया जो सदियों से शहर की प्यास बुझा रहा है। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ पानी की बात नहीं है, बुरहानपुर की पूरी संस्कृति ही उस टिकाऊपन को दर्शाती है। हाँ, लेख में बुरहानपुर की गर्मियों का जो जिक्र है वो किसी को भी पुरानी यादों में ले जाए। बिल्कुल, वो मई जून की तपती दोपहर में मिलने वाला खट्टा मीठा गहरा जामुनी फालसा और उसका मुरब्बा। और 17वीं सदी की वो खास मिठाई दराबा, जो सूजी, चीनी और सिंघाड़े के आटे को फेंटकर बनाई जाती है। और वहाँ की ऐतिहासिक इमारतें, शाही किला, जामा मस्जिद और वो आहू खाना जहाँ मुमताज महल को ताजमहल ले जाने से पहले अस्थायी रूप से दफनाया गया था। सही कहा। ये सब हमें बताता है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो हमारे पीने के पानी में, हमारे स्वाद में और हमारी इमारतों में जिंदा रहता है। तो इस सब का क्या अर्थ है? अर्थ ये है कि जल जीवन मिशन जैसी आधुनिक योजनाओं को अगर सच में सफल होना है तो उन्हें सिर्फ ठेकेदारों और पाइपों पर निर्भर रहने के बजाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग और खूनी भंडारा जैसे प्राचीन प्रकृति के अनुकूल ज्ञान की ओर लौटना होगा। बिल्कुल सही। लेकिन देखिए, इतिहास से सिर्फ पानी का प्रबंधन ही नहीं सीखा जा सकता, बल्कि कूटनीति भी सीखी जा सकती है। वो कैसे? बुरहानपुर इतिहास में दक्षिण भारत का एक रणनीतिक प्रवेश द्वार था।
जो बुरहानपुर को कंट्रोल करता था वो पूरे दक्कन पर नजर रख सकता था। अरे वाह, ये एक बहुत ही शानदार कनेक्ट है, क्योंकि आज का भारत भी वैश्विक राजनीति में एक वैसा ही रणनीतिक प्रवेश द्वार या स्ट्रेटेजिक गेटवे बन चुका है। बिल्कुल। यान ब्रेमर का जो लेख हमारे स्रोतों में है वो आज की दुनिया की एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। दुनिया बदल रही है। अमेरिका अब दुनिया का थानेदार नहीं बने रहना चाहता। हाँ, वो अंदर की तरफ सिमट रहा है और दूसरी तरफ चीन आक्रामक रूप से अपना विस्तार कर रहा है। और इन दो महाशक्तियों की चक्की के बीच में जो जगह बचती है वहां उभर रही हैं मिडिल पावर्स या मध्यम शक्तियां, जैसे कि भारत, यूरोपियन संघ, कनाडा, जापान और ब्राजील जैसे देश। ये ऐसे देश हैं जो अकेले पूरी दुनिया को नहीं चला सकते, लेकिन अगर ये साथ आ जाएं तो ये किसी भी महाशक्ति को अपनी शर्तें मनवाने पर मजबूर कर सकते हैं। इस लेख में ना एक टर्म का इस्तेमाल हुआ है, मर्कोसूर। हाँ। मुझे सच कहूं तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। अच्छा। हाँ, फिर मैंने देखा कि ये दक्षिण अमेरिकी देशों का एक बहुत बड़ा व्यापारिक गुट है, जिसमें ब्राजील, अर्जेंटीना जैसे देश शामिल हैं। भारत इन देशों के साथ और यूरोपियन संघ के साथ रक्षा और व्यापार के समझौते कर रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? ताकि हम एआई रेगुलेशन, जलवायु परिवर्तन और कर्ज के जाल जैसे मुद्दों पर सिर्फ अमेरिका या चीन के मोहताज न रहें। बिल्कुल, ये अपनी सामरिक स्वायत्ता को बचाने की कोशिश है। लेकिन जब हम कूटनीति की बात करते हैं तो सी राजा मोहन का लेख हमारे सामने एक ऐसा आईना रखता है जो शायद हमें थोड़ा असहज कर दे। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मतलब हम भारतीय हमेशा दुनिया के सामने अपनी गुटनिरपेक्षता या नॉन अलाइनमेंट को एक नैतिक ऊंचाई की तरह पेश करते हैं। हम कहते हैं कि हम शांति के पक्षधर हैं, हम किसी गुट में नहीं हैं। लेकिन सी राजा मोहन का लेख बताता है कि ये इतिहास काफी जटिल है। ईमानदारी से कहूं तो जब मैंने इस लेख में दिए गए ऐतिहासिक उदाहरणों को पढ़ा तो मैं थोड़ा हैरान रह गया। क्यों? हम पश्चिमी देशों को अक्सर दोहरे मापदंडों के लिए लेक्चर देते हैं, लेकिन हमारा अपना इतिहास बहुत ही प्रैक्टिकल रहा है। हाँ, आप यथार्थवाद या रियल पॉलिटिक की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। लेख में जिक्र है कि 1956 में जब सोवियत संघ की टैंकों ने हंगरी पर आक्रमण किया, या 1968 में चेकोस्लोवाकिया को रौंदा और 1979 में अफगानिस्तान में घुसे, तब भारत ने खुलकर उनकी निंदा नहीं की। बिल्कुल नहीं की। हमने बहुत ही गोलमोल स्टैंड लिया। क्यों? क्योंकि हमें कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में सोवियत संघ का वीटो चाहिए था। और 1990 का उदाहरण तो और भी प्रासंगिक है, कुवैत वाला। हाँ, जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया और एक संप्रभु देश पर कब्जा कर लिया, तब भी भारत ने उस हमले की उस तरह से निंदा नहीं की जैसी दुनिया कर रही थी। और इसके पीछे का मैकेनिज्म भी पूरी तरह से हमारे राष्ट्रीय हितों से जुड़ा था। हमें कुवैत से अपना तेल चाहिए था, और उससे भी बड़ा कारण यह था कि वहां लाखों भारतीय फंसे हुए थे जिनकी हमें सुरक्षित वापसी करानी थी। कहने का मतलब है कि जब बात हमारी अपनी सुरक्षा, हमारे ऊर्जा जरूरतों और हमारे नागरिकों की आती है तो हम नैतिकता की किताब को किनारे रखकर वही करते हैं जो हमारे लिए जरूरी है। मतलब क्या हमारी गुटनिरपेक्षता सिर्फ एक नैतिक मुखौटा है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यही नियम काम करता है। हम केवल इस रिपोर्ट के तथ्य रख रहे हैं जो बताती है कि स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। बिल्कुल। राजा मोहन का लेख बताता है कि आज भी हम उसी यथार्थवाद का पालन कर रहे हैं। आज खाड़ी देशों के साथ भारत का व्यापार $200 बिलियन का है। वहां लगभग 90 लाख भारतीय काम करते हैं। तो आज भारत और अरब देशों की सुरक्षा एक दूसरे से अविभाज्य हो चुकी है। हम इजराइल के साथ भी खड़े दिखते हैं और अरब देशों के साथ भी व्यापार बढ़ाते हैं। ये कोई नैतिक उलझन नहीं है, ये एक सोची समझी कूटनीति है। सही कहा। तो हमने परिसीमन के जरिए राज्यों के अधिकारों की बात की, कूटनीति के जरिए देशों के अस्तित्व पर चर्चा की, लेकिन इस पूरे डीप डाइव में एक चीज जो सबसे बुनियादी है वो है इंसान, एक व्यक्ति का जीवन। और हरमाला गुप्ता का लेख हमें इसी व्यक्ति के जीवन की गरिमा के सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये लेख वाकई बहुत संवेदनशील है। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले के बारे में है जहां एक 31 वर्षीय युवक को पैसिव यूथेनेशिया यानी गरिमापूर्ण मृत्यु की अनुमति दी गई। वह युवक पिछले 13 साल से एक दर्दनाक हादसे के बाद वेजिटेटिव स्टेट में था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, सिर्फ मशीनें उसके अंगों को जिंदा रखे हुए थीं। 13 साल एक बहुत लंबा समय होता है। किसी भी माता पिता के लिए अपने बच्चे को इस हालत में देखना एक अकल्पनीय त्रासदी है। बिल्कुल है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चुभती है वो ये है कि 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश तय कर दिए थे। हाँ,
नियम ये था कि अगर किसी मरीज के ठीक होने की कोई मेडिकल संभावना नहीं बची है तो एक मेडिकल बोर्ड का गठन होगा और उसे 48 घंटे के भीतर फैसला लेना होगा। सिर्फ 48 घंटे? हाँ। लेकिन इस परिवार को फिर भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे क्यों खटखटाने पड़े? उन्हें सालों तक कानूनी लड़ाई क्यों लड़नी पड़ी? इसके पीछे का मैकेनिज्म हमारी मेडिकल और कानूनी व्यवस्था के डर से जुड़ा है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हो, लेकिन जमीनी स्तर पर डॉक्टर और अस्पताल किसी भी तरह के कानूनी पचड़े से बचना चाहते हैं। वो लंबे फैसला लेने से कतराते हैं और फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल घूमती रहती हैं। एग्जैक्टली। लेखिका यहाँ हिप्पोक्रेटिक ओथ जो शपथ डॉक्टर लेते हैं उसका एक बहुत ही गहरा अर्थ निकालती हैं। क्या अर्थ है वो? आधुनिक मेडिकल तकनीक इतनी एडवांस हो गई है कि वो किसी इंसान के दिल की धड़कन को सालों तक मशीनों के जरिए चला सकती है। लेकिन क्या एक मशीन के सहारे बिना किसी चेतना के सिर्फ सांस लेते रहने में कोई गरिमा है? ये सोचने वाली बात है। हिप्पोक्रेटिक ओथ का मतलब सिर्फ किसी भी कीमत पर जीवन को लंबा खींचना नहीं है। इसका एक बड़ा हिस्सा मरीज की पीड़ा को कम करना भी है। जब विज्ञान किसी को ठीक नहीं कर सकता तो कम से कम उसे एक शांतिपूर्ण और गरिमापूर्ण अंत तो दे सकता है। श्रोताओं के लिए सोचना बहुत जरूरी है कि स्वास्थ्य सेवा या हेल्थ केयर का असली मतलब सिर्फ मृत्यु को टालना नहीं है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। बिल्कुल। अगर जीवन की गुणवत्ता ही खत्म हो गई है तो सिर्फ शरीर को जिंदा रखना विज्ञान की जीत नहीं बल्कि इंसानियत की हार है। ये एक बहुत ही गहरा दर्शन है और अगर हम आज की अपनी पूरी चर्चा को एक फ्रेम में रखकर देखें तो चीजें कैसे जुड़ती हैं ये स्पष्ट हो जाता है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे स्कूलों में बदले जा रहे इतिहास के अध्याय हमारे युवाओं का ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं। हाँ। कैसे ये युवा अगर सही ट्रेनिंग ना मिले तो परिसीमन के बाद उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक बड़े राजनीतिक तनाव का कारण बन सकते हैं। हमने ये भी समझा कि कैसे 8 लाख करोड़ के आधुनिक पाइप बुरहानपुर की 400 साल पुरानी जल प्रणाली के सामने फीके पड़ जाते हैं। और कैसे हमारी वैश्विक कूटनीति नैतिकता का चोला ओढ़कर अपने हितों को साधती है। बिल्कुल। और अंत में कैसे आधुनिक मेडिकल तकनीक हमें जीवन और मृत्यु की गरिमा पर सोचने को मजबूर करती है। ये सब एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। बदलाव और तनाव, पुरानी मान्यताओं का टूटना और नई हकीकतों का सामने आना। और इस चर्चा को समेटते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में लगातार घूम रहा है। वो क्या है? आज हमारे मेडिकल साइंस और खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि बहुत जल्द शायद हम इंसान के शरीर के हर हिस्से को रिप्लेस कर सकेंगे। शायद हम मृत्यु को दशकों तक टाल सकें। ये तो है। तो एक सवाल उठता है, क्या आने वाले समय में हमारे संविधान में जीने के अधिकार से भी बड़ी और जटिल बहस गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार पर होगी? ये एक बहुत ही प्रोवोकेटिव विचार है। क्या तकनीक हमें अमर बनाकर हम पर उपकार करेगी या फिर वो अमरता हमसे हमारी वो इंसानियत ही छीन लेगी जो हमें प्रकृति से जोड़ती है? श्रोताओं के लिए ये वो सवाल है जो आने वाले दशकों में हमारे समाज की दिशा तय करेगा। बिल्कुल। तो इस भारी लेकिन जरूरी सवाल के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। इन विषयों पर सोचिए, क्योंकि ये बदलाव सिर्फ अखबारों के पन्नों पर नहीं, हमारी और आपकी जिंदगियों में हो रहे हैं। फिर मिलेंगे कुछ नए स्रोतों और एक नए नजरिए के साथ।